डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, सो दिस इज ए डाइपोल और ये डाइपोल की लेंथ है 2l माइनस क्यू से प्लस क्यू, और ये वाला जो डायरेक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पर हमने एक पॉइंट लिया m, ठीक है, और यहाँ पर हमको इस डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट हम मार्क आउट करते हैं उसको डिफाइन करते हैं। ये जो पॉइंट है m वो हम डाइपोल से कुछ डिस्टेंस पर लेते हैं, और हमेशा याद रखिए डाइपोल से जब भी डिस्टेंस मेज़र करने का काम किया जाएगा वो हमेशा कहाँ से नापा जाएगा, डाइपोल के सेंटर से। दिस इज डिस्टेंस r. So m is a point which is kept at distance r from a dipole on its axial line. तो सबसे पहले m को डिफाइन कीजिए। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ m is a point on axial line at a distance r from a dipole of डाइपोल मोमेंट p। एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, p। ठीक है ना, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो तुम लोग जानते हो, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। दिस इज डाइपोल मोमेंट। ओके, ये हमने डिफाइन कर दिया अपने पॉइंट को जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये ठीक है ना। ओके, अब कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास बेसिक फार्मूला एक पॉइंट चार्ज के लिए है। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है r डिस्टेंस पर, और वो फार्मूला कितना है, क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 नहीं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला Q/r², यही है ना। वो फार्मूले की लिस्ट आपको मिली, आज मैंने भेजा था, आपने प्रिंट आउट लिया, उसका नहीं लिया, रखें, ठीक, उस पर हम बात करते हैं ना। ओके, तो हमारे पास जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का वो क्या है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से 1/4πε0 Q/r², बस एक पॉइंट चार्ज की वजह से। लेकिन यहाँ तो दो ठो चार्ज है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर है ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है निकाल लेंगे, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो है अपने पास। ये भी एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो हम निकाल लेंगे, और दोनों की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों को क्या करना है, ऐड कर देंगे वेक्टर के नियम से। समझ आया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला यूज होता है Q/r, उसमें जो r यूज हो रहा है अपॉन r, वो r क्या होता है, तो आंसर है सोर्स चार्ज से डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस। समझ आया, वो r यूज होता है। तो यहाँ पर जो r हमने लिया है सेंटर से, क्या ये डिस्टेंस हम यूज करेंगे, आंसर है नहीं। एक बार प्लस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा, और एक बार माइनस चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो जरा ये डिस्टेंस बताओ कितना, प्लस चार्ज से यहाँ तक, दिस इज r एंड दिस इज l। इस r में से l को हटा दो तो क्या बना, r माइनस l इज द डिस्टेंस, जब आप किसकी वजह से निकालोगे, प्लस q। और सिमिलरली माइनस q की वजह से क्या डिस्टेंस बना, देखिए दिस इज r, सेंटर से यहाँ m तक, और ये l है तो ये l प्लस r, r प्लस l। ठीक है, समझ आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q, पॉजिटिव चार्ज, या ड्यू टू प्लस q, कितना हो जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q, बताओ, 1/4πε0 प्लस q अपॉन r माइनस l स्क्वायर, r का स्क्वायर है और r यहाँ प्लस चार्ज के लिए ये है, r माइनस है। ठीक है, ये करेक्ट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q चार्ज, ठीक, ये कितना होगा, माइनस q, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस यहाँ लगा दूं मैं। हाँ, डिस्टेंस क्या है जी, यहाँ से r प्लस l। ओके,
इसका स्क्वायर आर प्लस एल। ठीक है ये। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? दोनों को जोड़ देंगे, दोनों की वजह से निकाले, पॉइंट चार्ज की वजह से। अब दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। नेट ई, बताओ क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। ई ड्यू टू प्लस क्यू और ई ड्यू टू माइनस क्यू। हाँ जी बताइए। दोनों में देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन उसको लिख लेते हैं। ठीक, अंदर में क्या बचा इसमें? 1 अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर, और ये प्लस और ये माइनस क्या होना है? माइनस अल्टीमेटली। दिस इज 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेते हैं। अब इसको समझो ना कैसे बना रहा हूं मैं। हाँ, दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? यही चीज आएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर प्लस एल का स्क्वायर आया। आर माइनस एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर प्लस एल का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा? आर माइनस एल, आर प्लस एल, और दोनों का स्क्वायर हम क्या लिए हैं? कॉमन। समझ में आया ये चीज कि नहीं आया? अच्छा, ये समझ आया तो मैं इसी को 2-3 स्टेप नहीं बनाना चाहता ना। ये आपका आर माइनस एल, आर प्लस एल क्या बन गया? हाँ, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है वो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर में ये लगा ही था स्क्वायर। ये क्लियर है ये? ठीक है, ओके। जब आप एलसीएम लोगे तो यही चीज नीचे उतरी, तो इससे जब डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये मल्टीप्लाइड बाय 1। ये समझ आ रहा है? और आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, ये आता है। ओके, दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से a माइनस बी के होल स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में कैंसल, b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में कैंसल, 2ab प्लस में, नीचे 2ab माइनस में है तो माइनस वाला क्या हो गया? प्लस 2ab प्लस 2ab, 4ab। a कौन है? r, b कौन है? l। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आया? 4rl डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बना। इस 4 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो मैं 2 पहले लिख लेता हूँ ये, और उसके बाद जो 2 बचा इसमें, दिस इज 2, फिर लिख लिया q, फिर लिख लिया l, फिर लिख दिया r। समझ आया? 4 को क्या लिखे? 2 इंटू 2, ठीक, और Q L R, Q L R, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से 2QL तो आप पहचान रहे हैं, व्हाट इज दिस? P, डाइपोल मोमेंट। 2QL होता है, तो इसको तो हम डाइपोल मोमेंट लिख लेंगे। सो दिस इज, अलग अलग कर रहा हूँ ना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख दिए? P, ये 2 है, दिस इज 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यहाँ तक ओके। इसमें अब हम एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं ताकि ऊपर का आर भी हमारा हट जाए। देखिए, व्हाट इज आर? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज एल? डाइपोल लेंथ, है ना। और डाइपोल बहुत छोटी सी चीज होती है, मॉलिक्यूल, और हम हमेशा ऑब्जर्वेशन थोड़ा दूर में लेते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस आर डाइपोल की लेंथ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। और अगर हम अपना ऑब्जर्वेशन का पॉइंट थोड़ा और आगे ले जाएं तो इस डिस्टेंस के सामने डाइपोल का लेंथ क्या हो जाएगा? निग्लिजिबल। तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, आर और एल में कौन बड़ा? आर ऑब्जर्वेशन वाला डिस्टेंस है और एल डाइपोल का लेंथ है बहुत छोटा सा। कौन बड़ा है? आर। एल बहुत छोटा है। छोटी चीज का जब स्क्वायर होता है तो वो और छोटा हो जाता है। जैसे 0.1 छोटा है, उसका स्क्वायर करो 0.01 हो जाएगा, और छोटा हो जाता है।
तो छोटी चीज का स्क्वायर और छोटा हो जाता है, बड़ी चीज का स्क्वायर और बड़ा हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9, 3 से 9 हो गया वो, तो 9 और 0.01 इसके सामने 0.01 कुछ भी नहीं है, तो हम L को क्या कर सकते हैं R के कंपैरिजन में, निगलेक्ट, उसको छोड़ दिए, ठीक है। तो जब ये छूट गया तो यहां सिर्फ क्या बचा, R का स्क्वायर और ये स्क्वायर बाहर, ये तो खत्म हो गया ना, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कितना हो गया, R टू द पावर 4। सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R टू द पावर 4, और ऊपर में एक R है, ये उस R से इस एक R को कैंसिल कर दिए। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि R इज सो मच लार्जर देन L, देयरफॉर L कैन बी निग्लेक्टेड। लिख लीजिएगा ना इसको, L कैन बी निग्लेक्टेड, ठीक। एक R कैंसिल कर देते हैं, सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 2p अपॉन R क्यूब। This is our ultimate formula, and E electric field is a vector quantity, dipole moment is a vector quantity। देखिए इसमें सारी क्वांटिटी वही आई हैं जो हमने गिवन में मानी थी। P डाइपोल मोमेंट हमने माना था, एक डाइपोल था जिसका डाइपोल मोमेंट P है, और R डिस्टेंस पर हमको निकालना था, तो ये डिस्टेंस भी नोन था हमारे लिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, उसी लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ठीक है। आया यहाँ तक समझ? अच्छा, इसमें अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, देखिए जरा और बताइए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी डायरेक्शन? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P। हाउ, कैसे? देखिए, नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, उसका कारण भी समझो ना, खाली देख के नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना है कि मेरा दिल बोलता है इसलिए ऐसा होगा, उसका रीजन भी होना चाहिए। देखिए प्लस Q की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना, कितना, इतना बना था, इसकी डायरेक्शन प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q की वजह से बनेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर। ये हुआ, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q। माइनस Q की वजह से जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, माइनस Q में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है, बाहर जाती है कि अंदर आती है, माइनस में, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहेगी, अंदर की तरफ। आ रहा है समझ? तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अंदर की तरफ बना रहे हैं। तो माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसकी डायरेक्शन ये दिखा, ये दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ठीक है। विच वन इज स्ट्रॉन्गर, E ड्यू टू प्लस Q और E ड्यू टू माइनस Q, कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, फॉर्मूला याद करो पॉइंट चार्ज का, Q अपॉन R। Q तो दोनों का सेम है, तो फैसला किससे होगा, R से। R जिसका बड़ा होगा उसका E छोटा होगा, क्योंकि R डिनोमिनेटर में आता है। ये सारी चीज़ें स्ट्राइक करनी चाहिए, और सब इधर देखो मन लगा के, घर में नहीं रहो, ठीक है। हाँ जी, जिसका R बड़ा होगा उसका E छोटा होगा, और जिसका R छोटा होगा उसका E, किसका R छोटा है, ये छोटा है कि ये छोटा है, प्लस Q वाला डिस्टेंस छोटा है कि माइनस Q वाला, प्लस Q। तो प्लस Q का डिस्टेंस छोटा है, तो प्लस Q की वजह से बनने वाला E स्ट्रॉन्गर होगा। ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, स्ट्रॉन्गर की तरफ। और ये आया रिजल्टेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, आ रहा है समझ? और ये कौन सी डायरेक्शन है, लेफ्ट की राइट, ये राइट है ना। लेकिन हम यहाँ लेफ्ट और राइट की लैंग्वेज में बात नहीं करते, क्योंकि अगर किसी ने डाइपोल ऐसे घुमा के रख दिया तो फिर आपका लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, है ना। उस लैंग्वेज में हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आई है, यहाँ राइट आई है, और यहाँ राइट डायरेक्शन और किस प्राणी की होती थी, माइनस Q से प्लस Q, डाइपोल मूवमेंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है राइट डायरेक्शन में, ये भी तो राइट डायरेक्शन में था डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, जिधर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। आया समझ में? सो व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ E इज along P, जिधर P उधर E, ठीक है, हो गया। हाँ, अगली चीज बताइए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। व्हाट इज द डिफरेंस?
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, क्यू तो सेम रहता है, उसमें पी आया ऊपर, अल्टीमेटली चेंज कहाँ पे दिखा आपको? डिनोमिनेटर में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसमें क्या आता है? आर का स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कहाँ पर? एक्सियल में। ये इसमें नीचे क्या आता है? आर। ये डाइपोल ही, इसको लिखिए डाइपोल। चेंज कहाँ आया? पॉइंट चार्ज में नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर में? आर स्क्वायर। इसमें क्या होता है? आर क्यू। क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक पॉइंट चार्ज लेता हूँ और ये आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, कुछ आया पॉइंट चार्ज की वजह से कुछ आया, ये डिस्टेंस दिख रहा है दोनों के बीच का। अगर मैं इस डिस्टेंस को 3 गुना कर दूँ, कितने गुना बढ़ा दिया डिस्टेंस? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना कम हो जाएगा? 3 रखिए यहाँ। डिस्टेंस को कितने टाइम किया मैंने? 3 टाइम। पहले 1 मीटर था, 2 मीटर, 3 मीटर, 3 गुना बढ़ा दिया, तो डिस्टेंस को 3 टाइम कर दिया, तो कितना ये डिक्रीज हो गया? 3 रखो ना भैया यहाँ, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना कम हो गया? क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, कम हो जाएगा ना, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक, कितने गुना कम हुआ? 9 गुना। और अगर मैं पॉइंट चार्ज लेने के बजाय ये डाइपोल लेता हूँ, ये इसका सेंटर से ये सेम डिस्टेंस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, कुछ आया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो डिस्टेंस आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैंने 3 गुना कर दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना डिक्रीज हो जाएगा? 3 रखिए यहाँ। 3 का पावर 3 कितना हुआ? 1/27। तो कितने गुना डिक्रीज हो गया? पॉइंट चार्ज की वजह से भी हमने डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ाया था, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना कम हुआ? 9 गुना सिर्फ। और डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, अगर उसके डिस्टेंस को 2-3 गुना बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे कितने गुना कम हो गया? 27 गुना। तो किस में ज़्यादा कम होता है? डाइपोल में ज़्यादा कम होता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से ज़्यादा कम होता है? ये 27 गुना डिक्रीज हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट खत्म ना हो गया? कमज़ोर हो गया 27 गुना। और पॉइंट चार्ज जब रखे थे तो डिस्टेंस 3 गुना करने पर कितना मिला था? 9 गुना कम हुआ था। तो अभी जिंदा है इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ? नहीं आया? आया कि नहीं आया? एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर दूर जाते हैं हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। डाइपोल रखने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, अगर दूर जाते हैं तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। किसमें ज़्यादा डिक्रीज होता है? डाइपोल में। अगर हम सेम डिस्टेंस 3 गुना पॉइंट चार्ज से दूर जाएं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ 9 गुना कम होता है। समझ आया? लेकिन अगर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना है और उसमें हम 3 गुना डिस्टेंस तक जाएं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 27 गुना कम हो जाता है। तो किस में ज़्यादा कम होता है? हाँ, तो अगर ज़्यादा कम होता है मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में। समझ आया? पॉइंट चार्ज रखोगे, 3 गुना डिस्टेंस पे जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, लेकिन रहेगा कुछ ना कुछ। 9 गुना ही कम हुआ ना। लेकिन सेम डिस्टेंस पर डाइपोल की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने जाओगे तो ये कितने गुना कम हो जाएगा? जो यहाँ मिला था 27 गुना, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 27 गुना कम हो गया। तो ठीक है, तो कौन जल्दी जल्दी डिप्लीट हो जाता है? डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया? डिप्लीट होना यानी खत्म हो जाना। थोड़ा सा डिस्टेंस जाइए, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, जल्दी से खत्म हो जाता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा रेंज नहीं होता, कम रहता है। और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाओगे तो कम होता है, लेकिन कम होता है। ठीक है, और जल्दी किस में कम हो जाता है? डाइपोल का। तो किसका रेंज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग? पॉइंट चार्ज वाले का। किसका रेंज कम रहता है? थोड़ी सी दूर आप जाओगे डाइपोल से, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन पॉइंट चार्ज से थोड़ी दूर जाओगे तो खत्म नहीं होगा। तो विच वन डिप्लीट फास्टर? डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीट फास्टर। तो लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये याद भी रखना है ना इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डिप्लीट्स यानी कम हो जाना, डिप्लीट्स फास्टर। ठीक है, समझ आया ये कि नहीं आया? बोलो जल्दी से। हाँ जी, अब लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज ए डाइपोल -q + q, देयर इज ए डिस्टेंस 2l एंड देयर इज ए डाइपोल मूवमेंट फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। ठीक है,
एंड दिस इज द पोजीशन विच इज नोन एज इक्वेटोरियल पोजीशन। और इक्वेटोरियल पोजीशन में एक जगह हमने एक पॉइंट लिया m, जो कि डायपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, r। तो ये आप डिफाइन कर लोगे, m इज ए पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम ए डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन, लिख लोगे ये। ओके, अब हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का वही फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज की वजह से। तो दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस m पॉइंट पर, एक बार इसकी वजह से और एक बार इसकी वजह से, तो डिस्टेंस हमको कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला, जब हम प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे, और जब माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे तो ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस काम नहीं आना, ये तो डायपोल से डिस्टेंस है, और हम तो माइनस क्यू प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो वो वाला डिस्टेंस हमको लेना होता है। ये कितना होगा डिस्टेंस, बोलिए कितना होगा? दिस इज L, दिस इज R, एंड दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, बोथ ट्राइंगल इज ए सिमिलर ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो ये कितना होगा जी? दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस कितना होता है? R स्क्वायर L स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, ये आ रहा है समझ? पाइथागोरस लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बोलो तो पीछे वाले कुड़ियों, काहे नहीं बोल रहे हो? ठीक है, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, वो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट, उस अंडर रूट को 1/2 लिखते हैं पावर में। ठीक है, सेम चीज इधर भी है L और R, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या हुआ, ये। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो गया तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? आइसोसेलस। और जब दोनों लेंथ, दो साइड बराबर हो जाती है तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाते हैं? अपोजिट के। सो बोथ एंगल्स आर इक्वल, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ठीक बात, समझ आया? ओके, तो गिवन सिचुएशन आप लिख लेना, वो m पॉइंट वाला जो मैंने बताया आपको। ठीक है, चलिए अब एक बार हम प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, एक बार माइनस क्यू की वजह से। E ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा, बोलिए? 1/, हाँ, q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा हाफ, सिर्फ क्या आएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली E ड्यू टू माइनस चार्ज, सेम, दिस इज माइनस क्यू अपॉन सेम डिस्टेंस, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हो गया? ठीक है, हाँ, थोड़ा सा डायरेक्शन बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का। प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? प्लस क्यू से निकलती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना, ये यही हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ड्यू टू प्लस क्यू, और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन माइनस की तरफ आता है, अलोंग द लाइन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, जितना बड़ा ये बनाओगे ना उतना ही बड़ा ये, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों क्यू का सेम है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं येलो रंग से बना देता हूँ। ठीक है, और ये कौन सा है इलेक्ट्रिक फील्ड? ये E ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक, दोनों डायरेक्शन समझ आया? ओके, अब इसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। क्या करना पड़ेगा? देखो, इस लोकेशन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एक की ये, दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं। क्या करना है? रिजल्टेंट बनाने के दो तरीके, या तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो या रिजॉल्व कर लो। किससे चलना पसंद करेंगे? रिजॉल्व कर लेते हैं। चलो, दोनों वेक्टर को हम रिजॉल्व कर लेते हैं, इसको भी इसको भी। ठीक है, रिजॉल्व करने के लिए हमको एंगल चाहिए, बेस लाइन। तो ये एक बेस लाइन है, सेम इसी को बेस मान के इसी के पैरेलल यहाँ से एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया। तो इफ़ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल रहेगा थीटा, वही एंगल यहाँ पर बन जाएगा थीटा। समझ आया? और ये वेक्टर है तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो गया, जिधर एंगल बनता है उधर, दिस इज ई। अच्छा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड देखो,
सेम सेम, प्लस माइनस है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम है ना। E ड्यू टू प्लस और E ड्यू टू माइनस, अगर हम इनका मैग्नीट्यूड लें तो दोनों मैग्नीट्यूड तो यही है 1/4πε0 Q/r² प्लस L², दोनों सेम है। इसलिए मैं इसको E प्लस प्लस नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्या बोलूंगा E, इसको भी डायरेक्ट क्या बोलूंगा E, दिस इज E, दिस इज E। तो इसका ये मैग्नीट्यूड इधर क्या बनेगा cos थीटा, और दूसरा मैग्नीट्यूड ये बीच में होना चाहिए मेन वेक्टर, इस पर परपेंडिकुलर ऐसे, एंड दिस इज E sin थीटा। हो गया रिजॉल्व। सिमिलरली ये वाले को भी रिजॉल्व करो, तो जरा देखो, इफ दिस इज द लाइन, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, अल्टरनेट एंगल। और ये वाला एंगल कौन सा था, ये और ये सेम है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू दिस, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है और ये दोनों अल्टरनेट हैं, इसलिए ये भी थीटा ये भी थीटा। ठीक, ओके। अब एंगल इधर बन रहा है तो इसका भी कंपोनेंट इधर क्या बनेगा, सेम E cos थीटा, और ये बीच में फंसना चाहिए तो दूसरा कंपोनेंट इसका यहाँ बनेगा, दिस इज E sin थीटा। ठीक है, आता है समझ में ये, बोलो ओके। E sin थीटा, E sin थीटा, E सेम है मैग्नीट्यूड, थीटा थीटा सेम है, दोनों साइन साइन है, सेम वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन के, कैंसल। तो रिजल्टेंट सिर्फ किससे मिलेगा, E cos थीटा से। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए E sin थीटा ऑफ बोथ is cancelled out. Net electric field will be due to कितना, E cos theta of both. ठीक, therefore net electric field कितना हुआ, 2E cos theta, E cos थीटा प्लस E cos थीटा सेम डायरेक्शन में दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2E cos थीटा हो गया। E का मैग्नीट्यूड तो हम ऊपर लिख ही चुके हैं, दिस इज व्हाट, Q/4πε0 R² प्लस L²। ठीक है, R² प्लस L², एंड दिस इज cos थीटा। ये तो E की जगह लिखा ना इसको, यहाँ से cos थीटा हमारी गिवन कंडीशन नहीं है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो, इफ दिस इज थीटा, कहीं भी ले लो, दिस इज थीटा, तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हु इज बेस, बेस कौन है, L, हाइपोटेनियस कौन है, ये। ठीक है, दिस इज cos थीटा, तो ये cos थीटा की जगह आ गया L/r² प्लस L² का पावर हाफ। अब यहाँ देखो, दिस इज R² प्लस L² का पावर 1 एंड दिस इज पावर हाफ, 1 और हाफ डेढ़, डेढ़ को क्या लिखते हैं, 3/2। तो ये हमारा हो गया 2QL, और नीचे में 4πε0 R² L² और इसका पावर 3/2। ठीक है, हुआ ये 3/2। ओके, आप फिर से वही सिचुएशन हम लगाएंगे कि R बहुत बड़ा है L से, तो हम L को क्या कर सकते हैं, निगलेक्टेड। सिचुएशन तो समझ रहे हो ना, ये L बहुत छोटा है, अगर मैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दूर ले जाऊं तो R बड़ा हो गया, तो L को आप निगलेक्ट कर सकते हो। हाँ जी, तो क्या बचा, देखिए 2QL को क्या लिखना है, 2QL ये P हो गया, और ये 1/4πε0, ये हो गया मेरा P, और नीचे क्या बचा, L² मैंने कैंसिल कर दिया, तो R का पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 कैंसिल, R³। ठीक है, ये बस समझ आ रहा है ये। हाँ जी, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड बना। अब इसमें देखिए, हमने एक बार एक्सियल लाइन के लिए बनाया, एक बार इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, सेम r डिस्टेंस पर। दोनों को कंपेयर कीजिए और बताइए विच वन इज स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे देखो, ये खत्म हो गया ना। हाँ, एक चीज और इसमें मुझे करनी है, डायरेक्शन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, कहाँ है रिजल्टेंट, ये था ना रिजल्टेंट। हाँ, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, तो देखो ये किसकी डायरेक्शन थी, P की, ये माइनस से Q, और ये किधर आया है, ये P है, तो ये क्या है, अपोजिट टू P। समझ रहे हो, माइनस Q से प्लस Q, ये कौन सी डायरेक्शन है, P की, और ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर आई, किधर आया, P उधर है तो ये किधर है, उसके अपोजिट में।
तो इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे? डायरेक्शन, नोट करो, डायरेक्शन ऑफ ई इज अपोजिट टू पी। ठीक है, समझ आ रहा है? और एक्सियल वाले का डायरेक्शन किधर होता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी, डायपोल मोमेंट, और इक्वेटोरियल में अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये समझ आया? हाँ, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था, ये खत्म हो गया ना यहाँ पे, कि मैंने ना एक डायपोल की वजह से, दिस इज माइनस क्यू प्लस क्यू, एक्सियल लाइन में यहाँ से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। ठीक है, निकाला एक्सियल लाइन में। सेम डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, ये वही डायपोल है, ये सेम डायपोल बना लेते हैं, दिस इज द डिस्टेंस r, सो दिस इज द डिस्टेंस r, ये r डिस्टेंस। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, यहाँ पे निकाला हमने r डिस्टेंस लेके, समझ आया? एक्सियल लाइन में r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इक्वेटोरियल लाइन में r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा? एक्सियल वाला कि इक्वेटोरियल वाला? सेम डायपोल वही है, सेम डिस्टेंस में सेंटर से एक्सियल पे ले रहा हूँ, सेम डिस्टेंस में सेंटर से इक्वेटोरियल पर ले रहा हूँ, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा? एक्सियल लाइन वाला कि इक्वेटोरियल लाइन वाला? क्वेश्चन नहीं समझे? क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? बोलो, क्वेश्चन समझे ना? ये हमारा डायपोल है, ये इसका सेंटर है, ये एक्सियल लाइन है, सेंटर से r डिस्टेंस पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। ठीक, सेम r डिस्टेंस पर, यही r डिस्टेंस में इक्वेटोरियल पर ले रहा हूँ, इक्वेटर पर, और सेम r डिस्टेंस पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। तो एक्सिस पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर या इक्वेटर पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा? एक्सिस वाला कि इक्वेटर वाला? कभी भी दिल से फैसला नहीं करना है, दोनों के फॉर्मूले देखने हैं हमेशा, फॉर्मूले चेक करो दोनों के। देखो, एक्सिस वाला फॉर्मूला क्या था? 2p अपॉन r क्यूब। बाकी चीज़ें तो सेम है ना, डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है? उसमें 2p और इसमें 1p, तो कौन सा स्ट्रांग हुआ? 2p वाला। 2p कौन है? एक्सिस वाला। तो एक्सियल वाला क्या होता है हमेशा? स्ट्रांग। कितना? जस्ट डबल, 2 टाइम। किससे? इससे। समझ आ रहा है? सो यहाँ पे नोट कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इज जस्ट 2 टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। समझ आया? तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है सेम डिस्टेंस पर, और इक्वेटर पर उसका जस्ट हाफ होता है सेम डिस्टेंस पर। 2 इधर आ जाएगा, हाफ हो जाएगा ये। तो अगर मैं आपको दे दूं कि देखो भैया, एक्सिस पर r डिस्टेंस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम है, सपोज 1 मीटर दूर पर ये डायपोल, यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, कितना आया? 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक, एक्सिस पर। अब मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ इक्वेटर पर बताओ, सेम 1 मीटर दूर इक्वेटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो आप क्या बोलेंगे? कैलकुलेट करने बैठेंगे क्या? आंसर है नो, हमको ये रिलेशन मालूम है। यहाँ जितना होता है उसका जस्ट आधा होता है, यहाँ एक्सिस पर डबल होता है 2 टाइम, इक्वेटर पर आधा होता है। नहीं समझे? इक्वेटर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डबल ना हो गया, एक्सिस पर डबल होता है, तो इक्वेटर पर। तो अगर यहाँ 10 न्यूटन पर कूलम है तो यहाँ सेम डिस्टेंस पर कितना होगा? 5 न्यूटन पर कूलम। समझ आया? और यहाँ अगर 25 न्यूटन पर कूलम है सेम डिस्टेंस पर, तो यहाँ कितना होगा? 50 न्यूटन पर कूलम, डबल यहाँ। ठीक है कि नहीं है? याद रहेगा? ओके, तो ये आप नोट करें। इसके बाद एक हमको जनरल पोजीशन डिस्कस करना है। तो थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का क्या मतलब है? ना तो एक्सिस पर और ना इक्वेटर पर, अदर देन दिस 2 लोकेशन इज एनी जनरल लोकेशन। सपोज ये आपका इक्वेटोरियल है, ये आपका एक्सियल है, ना हमको यहाँ पर पॉइंट लेना है ना यहाँ पर लेना है, हम यहाँ पे ले लेते हैं ये, दिस इज पॉइंट M। और इस डायपोल की वजह से यहाँ पर हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि M पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो सबसे पहले M का लोकेशन हम लोग बताते हैं कि उसका क्या पोजीशन है। तो M देखो, दिस इज द पॉइंट M विच इज़ एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल। और इसका हमको कुछ लोकेशन तो बताना पड़ेगा ना। एक्सियल पर होता है तो सिर्फ एक्सियल लिख देने से समझ में आता है, इक्वेटर पर होता है तो इक्वेटर लिखने से समझ में आता है।
लेकिन यहाँ है, ये पॉइंट अगर यहाँ होता तो भी तो डिस्टेंस r होता, यहाँ होता तो भी डिस्टेंस r, तो सिर्फ डिस्टेंस r बोलने से पॉइंट m लोकेट नहीं होता। तो इसको बताने के लिए ये कहाँ पर है, देखो इसका तरीका क्या है। दिस इज ए पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट m, दिस इज पोजिशन वेक्टर, ठीक है। और दिस पोजिशन वेक्टर इज मेकिंग सर्टेन एंगल विद दिस डायरेक्शन। व्हाट इज दिस डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, माइनस क्यू से प्लस क्यू। साहब इधर देखो, जग के बैठो ना, हाँ, पुराना नॉलेज आपको डेली रिवाइज करके आना है, और अगर आप नहीं करोगे तो आप बता ही नहीं पाओगे किसी भी जगह पर। मैं बार बार पीछे की चीज़ ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज दिस डायरेक्शन? माइनस क्यू टू प्लस इलेक्ट्रिक क्या, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। सो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है ये कुछ एंगल बना रहा है, और ये एंगल हम नाप सकते हैं चांदा रख के। तो सपोज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, दिस इज लेंथ L, दिस इज लेंथ L ऑफ ए डायपोल। ये आया समझ में? सो दिस इज व्हाट, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं जो किसी पॉइंट का पोजीशन बताता है? पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन के साथ कितने एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। थीटा हम नाप सकते हैं ना प्रोटेक्टर रख के। ओके, ये वाली डायरेक्शन है डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। तो m को हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं, नोट कीजिए, m इज ए पॉइंट एट डिस्टेंस r, m is a point at distance r from a dipole such that position vector r makes an angle theta with dipole moment direction. This is the direction of dipole moment, this is the direction of position vector. This position vector is making certain angle theta with the direction of dipole moment, ठीक है। This is position of m, ठीक है। Okay, we have to calculate electric field due to this dipole at this location m. कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पॉइंट चार्ज का। तो हम इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बने निकाल लिए, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा निकाल लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे वेक्टर के नियम से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें r कौन सा आता है? Q अपॉन r, सोर्स चार्ज से डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस। तो अगर मैं इसकी वजह से निकालूंगा तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा, और ये डिस्टेंस कितना? पहला क्वेश्चन। दूसरा, इस चार्ज की वजह से जब हम यहाँ पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा। और ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है। इक्वेटर वाला जो हम बनाए थे तो इक्वेटर तो बिल्कुल सेंटर से जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खासियत ये होती है उसका हर पॉइंट दोनों एंड से इक्वी डिस्टेंस पर होता है, इसलिए ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो रहे थे, r² + l² पावर 1/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं होंगे क्योंकि ये पॉइंट इक्वेटर पर नहीं है, m पॉइंट, तो फिर ये डिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते, कोई जुगाड़ नहीं है। तरीका समझ में आया? अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप लगा दीजिए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर आप ये डिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर वो नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें Q अपॉन R आता है, और R आपको वही चाहिए Q और M के बीच का। आया समझ? तो हमने ना, हालांकि हम इसको बना सकते हैं उस तरीके से, मैं आपको ये डिस्टेंस निकाल के बता सकता हूँ कितना आएगा, लेकिन अभी हम वैसे नहीं जा रहे। मैं आपको एक अल्टरनेट तरीका सिखाता हूँ। इससे पहले हमने क्या निकाला है, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है? डायपोल का। कहाँ पर? तो एक डायपोल की वजह से उसके एक्सियल पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ये हम जानते हैं, कितना? 1/4πε0 और P/r³। बाकी लोग भी बोलिए, दही जमा है क्या मुंह में? ठीक है, रिवाइज करके आया कीजिए ना। ओके, सेम डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कितना आता है? कूलम कांस्टेंट और 2p की 1p। 2p किस में आता है? इसमें आता है ना, एक्सियल वाले में 2p/r³, और इक्वेटर वाले में कितना आता है? 1p/r³। आया ये? तो हमको ना एक डायपोल की वजह से उसके एक्सियल पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है r डिस्टेंस पर वो मालूम है, और उसके इक्वेटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो हमको मालूम है, ठीक है, r डिस्टेंस पर। तो हम ये नॉलेज यूज़ करते हैं जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो ये, दिस इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
दिस इज व्हाट, डाइपोल मोमेंट, इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के साथ खासियत ये होती है हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आइदर मैं चाहूँ तो मैं आर को रिजॉल्व कर लूँ दो डायरेक्शन में, या मैं चाहूँ तो डाइपोल मूवमेंट को रिजॉल्व कर लूँ दो डायरेक्शन में। और हमने किसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल पर निकाला है, डाइपोल का। और डाइपोल को कौन रिप्रेजेंट करता है, डाइपोल मूवमेंट। इसलिए हम डाइपोल मूवमेंट को ऐसे तोड़ेंगे दो कंपोनेंट में कि एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा कि उसके एक्सियल पोजीशन पर ये पॉइंट एम फंसेगा, एक डाइपोल ऐसा बनेगा जिसके एक्सियल पोजीशन पर ये फंसेगा पॉइंट एम, समझ आया। और एक डाइपोल का टुकड़ा ऐसा बनेगा जिसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर फंसेगा एम। और एक्सियल वाले का फॉर्मूला हम जानते हैं, इक्वेटोरियल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, दोनों लगा देंगे, दोनों ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तरीका समझ आया। तो हमको क्या करना है, डाइपोल मूवमेंट को कंपोनेंट बना के तोड़ देना है, ठीक है। आप कंपोनेंट देखो कैसे बनाएंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डाइपोल मूवमेंट। यही है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, चाहे यहाँ एरो बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, वहाँ बनाओ, कहीं भी बनाओ, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यही है डायरेक्शन बोलो डाइपोल मूवमेंट की, ठीक। अब देखो इस डाइपोल मूवमेंट को हम क्या कर रहे हैं ना, इस डाइपोल मूवमेंट पी के हमको दो कंपोनेंट बनाने हैं। ये पी है ना डाइपोल मूवमेंट, इसके दो कंपोनेंट बनाने हैं। अब एक कंपोनेंट देखो मैं कैसे बनाता हूँ। दिस इज एल, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इस लाइन में बना रहे हैं। जिस वेक्टर को तोड़ना होता है, कंपोनेंट बनाना होता है, उसके हेड पर पहुंचिए और वहां से जहां पर कंपोनेंट चाहिए वहां एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लिए, समझ आया। तो मुझे इस वेक्टर के कंपोनेंट बनाने हैं, दिस इज वेक्टर पी, ये ठीक है। तो मैं इसकी हेड पर पहुंचा, यहां से एक परपेंडिकुलर हम बनाएंगे ऐसे, यहां से क्या खींचे, एक परपेंडिकुलर लाइन, ये तो ये वाला एक कंपोनेंट हमारा बना, ठीक है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी आप ऐसे खींच लीजिए ये, ठीक, ओके। एक कंपोनेंट हमारा ये बना, ठीक। और ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा, ये मैं लाइन थोड़ी सी पीछे ऐसे खींच ले रहा हूँ ना समझने के लिए, ये हुआ, ठीक है, ओके। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा उस डायरेक्शन में जहाँ ये मेन वेक्टर हमारा एंगल बना रहा था। और जिस डायरेक्शन में एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस वाला। सो दिस इज फुल वेक्टर पी, तो इसका एक टुकड़ा ये कौन सा बना, पी कॉस थीटा, कौन सा, ये वाला। तरीका समझ आया ये। तो एक कंपोनेंट ये हो गया, ये मेन वेक्टर है। तो दूसरा कंपोनेंट कहाँ होता है, पहले कंपोनेंट पर परपेंडिकुलर। तो इस पर परपेंडिकुलर बनाना है, मैं परपेंडिकुलर ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ। कैसे बनाना चाहिए, ताकि मेन वेक्टर कहाँ फंसे, दोनों कंपोनेंट के बीच में, तो ये बीच में फंसे, ताकि हम इसको ऐसे बनाएंगे ये। और ये मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ले रहा हूँ, दिखा ये आप इसको ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दिस इज द सेकंड कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर ऑन फर्स्ट कंपोनेंट पी कॉस थीटा। और ये सेकंड कंपोनेंट कौन सा बनेगा, पी साइन थीटा, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे बना दूं ताकि आपको ये डाइपोल की तरह दिखे। काम हमको सिर्फ इतने से है, लेकिन दिखाने के लिए कि ये डाइपोल है, ऐसे बना दूं तो लंबा सा डाइपोल दिखेगा आपको। इसको मैं ऐसे बना दूं तो लंबा सा डाइपोल दिखेगा आपको, ये ऐसे। आया समझ। तो ये जो मेन हमारा वेक्टर था पी डाइपोल मूवमेंट, इसको अब भूल जाइए, ये टूट गया। ये टूट के एक इस डायरेक्शन में आ गया और एक इस डायरेक्शन में आ गया। अब आप इस डाइपोल को देखो, पी कॉस थीटा को। इस डाइपोल के लिए ये वाला एम पॉइंट कौन से पोजीशन पर है, दिख रहा है। डाइपोल ऐसा होता था तो एक्सियल पोजीशन कौन सा होता था, यही, उसकी एक्सिस वाली। अभी डाइपोल ऐसा है तो इसके लिए एक्सियल पोजीशन कौन है, ये। तो इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट एम कौन से पोजीशन पर है, एक्सियल पोजीशन पर। और ये वाला डाइपोल देखो, ये इस डाइपोल के लिए पॉइंट एम कौन से पोजीशन पर है, ये बिल्कुल बीचों बीच गई है लाइन इस डाइपोल के, यानी ये डाइपोल है तो ये बीचों बीच लाइन, यहाँ पर पॉइंट एम। ये डाइपोल है आपका, ये बीचों बीच लाइन गई, तो ये कौन सा पोजीशन होता है, समझ आ रहा है। सो दिस इज अवर डाइपोल, और इस डाइपोल के पोजीशन के लिए पॉइंट एम कौन से पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल। तो अब बन गया इक्वेटोरियल पोजीशन पर पॉइंट एम आ गया एक डाइपोल के लिए, और एक डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन पर आ गया। और हमको दोनों के फॉर्मूले आते हैं, समझ गए या नहीं समझे, समझ गए। इसको हम नोट कर लें पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया है,
डाइपोल मूवमेंट को रिजॉल्व किया है, दो कंपोनेंट बनाए हैं और ऐसा कंपोनेंट बनाया है कि एक की डायरेक्शन में m किधर फंसे, एक्सियल पोजीशन में, और दूसरे कंपोनेंट के लिए m कहाँ फंसे, इक्वेटोरियल पोजीशन में। इसको पहले हम नोट कर। सो p इज रिजॉल्विंग इन टू कंपोनेंट्स और टू डायरेक्शंस सच दैट पॉइंट m, हमारा टारगेट क्या है, m पॉइंट एक बार एक्सियल लाइन में फंसे और एक बार इक्वेटोरियल में, सच दैट पॉइंट m इज ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ विच कंपोनेंट, p cos थीटा, और पॉइंट m इज ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ p sin थीटा, ये वाला डाइपोल। और एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना और इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ये हम जान रहे हैं, तो चलिए लिख लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू या इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन कितना होता है बताओ, एक्सियल, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 होता है ना ये डबल, 2p, और यहाँ हम कौन सा p ले रहे हैं एक्सियल के लिए, p cos, तो p को क्या लिख लें, p का टुकड़ा है ये, p cos थीटा अपॉन r q, ये वाला r, ठीक है, ठीक है, बन गया ये। सिमिलरली मुझे बताइए E एट इक्वेटोरियल पोजीशन, E इक्वेटोरियल क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कौन से P के लिए इक्वेटर पर है, ये वाला P sin थीटा, और ये 1P होता है, P sin थीटा अपॉन r क्यूब, हो गया ये। हाँ, अब इन दोनों की थोड़ी सी डायरेक्शन देखिए, ठीक, डायरेक्शन भी समझो तब ना, कहाँ पर बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा बन रहा है। हाँ जी, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, along the direction of dipole moment, this is the direction of dipole moment, और ये कौन सी लाइन है, इस डाइपोल के लिए एक्सियल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, यही along the direction of dipole moment, यही है ना डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अभी, तो इसकी वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ये समझ आया, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल, ठीक, ठीक है, ओके। इक्वेटर के लिए इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, अपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ m, ये है ना डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, तो इसका अपोजिट किधर आएगा, सेम ये ऐसा आएगा, कहाँ पर, यहाँ पर, तो इसी के जस्ट पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, इसी के जस्ट पैरेलल अपोजिट में ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, ये ठीक है। और ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, कौन सा, इक्वेटोरियल, ठीक, बन गया, और दोनों एक दूसरे पर क्या है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो इनका रिजल्टेंट, अब मैं डायरेक्ट वहीं से रिजल्टेंट बता सकता हूँ, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। रिजल्टेंट बताइए, क्या तरीका है रिजल्टेंट बनाने का, कंपोनेंट बना लो, ये 90 डिग्री दिख रहा है, डायरेक्ट पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, किससे चले, पैरेललोग्राम से चलते हैं, ओके। पैरेललोग्राम बनाने का तरीका, इस वेक्टर के हेड पर पहुंचिए, दूसरी वेक्टर के पैरेलल लाइन खींचिए, ऐसे खींच दिए, पैरेलल ना, इसके जस्ट पैरेलल इस वेक्टर से लाइन खींचिए ऐसे, फिर इस वेक्टर की हेड पर पहुंचिए, इस वेक्टर के पैरेलल लाइन खींचिए, ये जहां पर मिली वहां पर क्या कीजिए, ऐसे, दिस इज व्हाट, ई रिजल्टेंट, यही है रिजल्टेंट, आ रहा है, ये फूल पत्ती कैसे कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, रीजन समझ आ रहा है, हाँ जी, दिस इज रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट हमको निकालना है, कैसे निकलता है, ये दोनों मेन वेक्टर परपेंडिकुलर पर हैं, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो कैसे निकलता है, अंडर रूट a² + b² + 2ab cos थीटा, और थीटा कितना है यहाँ 90, व्हाट इज cos 90, cos 90
0 नॉट 1, cos 90 कितना 0, तो वो 2ab cos थीटा तो खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर। शुरू करें। e रिजल्टेंट अंडर रूट e एक्सियल का स्क्वायर, पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस e इक्वेटर का स्क्वायर, यही हुआ। और चलिए अंडर रूट वैल्यूज रख देते हैं इसको हम फटाफट। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब, पहले वेक्टर का स्क्वायर, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर प्लस दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज p साइन थीटा अपॉन r क्यूब का स्क्वायर। हो गया वही चीज़, ठीक है कि नहीं है? बोलो ठीक है। हाँ जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि रूट के अंदर कोई जोड़ा में बनता है तो उसको क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। अब जोड़ा देखो ना, दिस होल थिंग इज इन स्क्वायर, दिस होल थिंग इज इन स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर में है, इसका स्क्वायर, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है, तो इसमें से और इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, रूट के अंदर ही कॉमन निकला, उसका स्क्वायर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। रूट के बाहर आएगा तो एक बाहर आ जाएगा, दो है ना अंदर, स्क्वायर मतलब दो, एक बाहर आ जाएगा, एक बाहर आया तो ये, ठीक। दूसरी चीज़ देखो, इसमें p है तो p का स्क्वायर, ठीक है, इसमें भी p है, p का स्क्वायर, इसमें से p का स्क्वायर यहाँ कॉमन निकाले, p का स्क्वायर बाहर निकलेगा, p, ये p बाहर निकल गया। नीचे देखो r क्यूब, यहाँ भी नीचे r क्यूब का स्क्वायर, यहाँ भी नीचे r क्यूब का स्क्वायर, 1/r क्यूब स्क्वायर, 1/r क्यूब स्क्वायर कॉमन निकला, बाहर निकलेगा तो r क्यूब भी बाहर निकल गया, ठीक है। रूट के अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर कितना, ये 2 भी तो है, 2 का भी तो स्क्वायर हुआ, तो कितना हो गया ये, ना 2 कॉस दोनों का स्क्वायर हुआ, 2 का कितना हो गया 4, कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ बना, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे देखते हैं। देखो, सो दिस इज √4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो ये साइन स्क्वायर थीटा तो दिख रहा है, लेकिन ये 4 cos स्क्वायर थीटा है। सिर्फ cos स्क्वायर थीटा होता तो उसको 1 लिख लेते साइन के साथ मिला के, तो इसको हम लिख देंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। ये कितने cos स्क्वायर है 4, इसको क्या लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर प्लस 1 cos स्क्वायर। अब वो 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा 1, समझ आ रहा? इसमें से एक cos लेके इसके साथ जोड़ा बना के उसको क्या कर दिए 1, और यहाँ कितना बच गया, और यहाँ है p अपॉन ये, ठीक है। थोड़ा नीचे इसको लिख दिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस इज व्हाट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट और नेट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया एट एनी जनरल पोजीशन, ठीक है। ये रिजल्टेंट बनता है जनरल पोजीशन के लिए, हो गया। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हु इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ER, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन बताने के लिए हम एक रेफरेंस चाहे इसको ले सकते हैं चाहे इसको, क्योंकि यही तो हमारी गिवन क्वांटिटी है, इक्वेटोरियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सियल पोजीशन का। तो हम कोई भी एक ले सकते हैं। मैंने सपोज ये ले लिया एक्सियल वाला, और सपोज दिस रिजल्टेंट इज मेकिंग सर्टेन एंगल अल्फा विद द एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एंगल, ये तो अननोन है ना, अभी हमको नहीं पता है, यही तो निकालना है। ये एंगल पता चल जाए तो पता चल जाएगा एक्सियल वाले से कितना डिग्री पर है ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो इसकी डायरेक्शन बताएगा। तो ये हमारा अननोन है, ये हमको निकालना है। अब डायरेक्शन निकालने का तरीका देखो क्या है। इस एंगल के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, ये दिख रहा है। इस एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस,
क्योंकि 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस है ना। दिस इज परपेंडिकुलर, ये क्या चीज है, ये है, कौन है ये, हाँ, सो व्हाट इज दिस, ई इक्वेटोरियल, ये वाली लाइन ये, ठीक। और ये क्या चीज है, बेस, ये तो एक्सियल है। सो फॉर दिस एंगल दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिकॉज दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड और कहाँ गया, ये इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड और ना सॉरी, ये एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गिवन क्वांटिटी है। इसके फॉर्मूले तो हम जान रहे हैं ना, तो गिवन है। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, इक्वेटोरियल, व्हाट इज बेस, ई एक्सियल, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, एंगल का टेंजेंट। तो इससे हम एंगल निकालेंगे। तो देखिए डायरेक्शन, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज ई इक्वेटोरियल एंड बेस इज ई एक्सियल। डिवाइड कीजिए, दिस इज इक्वेटोरियल, दिस इज एक्सियल, दिस डिवाइडेड बाय दिस। आप इमेजिनेशन में भी कर सकते हो, इमेजिनेशन में नहीं समझ आता है तो रख के कर लो। देखो ये ऊपर है, इसके नीचे में हम ये पूरी क्वांटिटी लिखने वाले हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, हुआ कैंसिल, ठीक, ओके। इसके नीचे में ये आ रहा है, पी कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, इसके नीचे में कॉस आएगा, नीचे में तो बचा साइन अपॉन कॉस, और ऊपर में 2 बचा है। 2 भी कहाँ आएगा, नीचे आया, आ रहा है समझ के नहीं आ रहा। ये पूरी चीज उठा के इसके नीचे इमेजिन करो, इसके नीचे यहाँ, और नहीं हो रहा है तो लिख के इमेजिन करो। तो आप देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ठीक है। ये वाला पी से ये पूरा नीचे लिखा हुआ है, ये पी से ये पी कैंसिल, ये आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल, क्या बचा, ये 2 भी नीचे आया ना, तो यहाँ बचा क्या, साइन, और ये कॉस नीचे और ये 2 नीचे। साइन अपॉन कॉस इज 10, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, और नीचे 2। सो कितना आया ये, ओनली 1/2 टेंजेंट थीटा, साइन अपॉन कॉस इज 10। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। आया ये समझ या नहीं आया, कि मैं कटा के दिखाऊं आपको, बोलिए, आ गया, ओके। सो अल्फा इज इक्वल टू tan उधर जाएगा, इट विल बी tan इनवर्स। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इक्वल साइन के इधर उधर जाता है तो उसका पावर चेंज हो जाता है, माइनस या प्लस। इधर ये प्लस में है पावर, उधर जाएगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बन जाता है, ठीक है। सो दिस इज tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू नोन है, शुरू में हमने डिफाइन किया था ना कि पोजीशन वेक्टर इतने डिग्री पर है P से, तो ये तो नोन क्वांटिटी होगी, हम वैल्यू रख लेंगे थीटा की, समझ गए। और हमको क्या मिल जाएगा, ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, समझे या नहीं समझे, नहीं समझे। tan इनवर्स और tan क्या होगा, कैंसिल, सिर्फ ये एंगल बस रह जाएगा, वो एंगल का आधा होके ये हमको अल्फा मिल जाएगा। नहीं आया समझ, आ गया। मैं न्यूमेरिकल दूंगा तो बनना भी चाहिए फिर नहीं आया समझ। 2 तरीके हैं बनाने के। tan इनवर्स कैसे निकालोगे, tan इनवर्स का टेबल होता है, ठीक है, ओके। और निकालने के दूसरे मेथड भी हैं, क्यों हम इसको झमेला पालेंगे। tan इनवर्स tan क्या हुआ, कैंसल, ये 1/2 हम, ओके, दिस इज एंगल फॉर दिस, तो ये tan इनवर्स हम कैंसिल कर सकते हैं, एंगल मल्टीप्लाइड बाय हाफ होगा, ठीक। अल्फा इज इक्वल टू वो आ जाएगा, जो एंगल डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, वो tan तो कैंसिल हो जाएगा, एक इनवर्स है और एक फुल tan है, ठीक। तो ये आपका एंगल है, ठीक। न्यूमेरिकल अगर करेंगे इसमें हम, तो आपको फिर बताएंगे कैसे निकालते हैं। हो गया ये। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a dipole at any general location, and this is the direction of resultant electric field. Why we call it a general formula? उसको क्या करता है, हाँ जी, इसको जनरल फार्मूला इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पहले जितने फार्मूले हमने बनाए हैं एक्सियल लाइन के लिए और इक्वेटोरियल के लिए, ये उनको फुलफिल करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बना ही उसी से है, एक्सियल और इक्वेटोरियल की हेल्प की इलेक्ट्रिक फील्ड से।
उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर ये जनरल फॉर्मूला है तो ज़रा इससे एक्सियल पोजीशन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ। एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डाइपोल, और एक्सियल पोजीशन यही होता है ना, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो बताओ भला, अभी पोजीशन वेक्टर ये है, एम पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ होता है एम पॉइंट, तो ये उठ के ऐसे चला गया, तो ये पोजीशन वेक्टर इस पी के साथ कुछ एंगल बनाता है। अगर ये वाला एम पॉइंट ऐसे यहाँ आ जाए, यहाँ, तो यही बन जाएगी ना एक्सियल पोजीशन। उस समय इस आपका ये जो वेक्टर है आर, पोजीशन वेक्टर, ये कितना एंगल बनाएगा पी के साथ? अगर ये ऐसे आ जाएगा तो दोनों लाइन एक ही हो जाएंगी। कितना एंगल बनेगा? थीटा कितना? 0 डिग्री। नहीं आया समझ? आया? यहाँ 0 रखिए। cos 0 इज 1। cos 0 कितना होता है? 1। सो दिस इज 1, सो दिस इज 3 + 1 4। रूट के अंदर 4 आया तो बाहर क्या निकला? 2। सो दिस इज 2p/r³, 1/4πε0 बना उसका फॉर्मूला। 1/4πε0 यहाँ से क्या बन के आया? 2p/r³। किसका फॉर्मूला है? एक्सियल का। इक्वेटोरियल के लिए सेट करो। इक्वेटोरियल के लिए दिस इज ए डाइपोल एंड यहाँ पर पॉइंट एम आता है ये, तो व्हाट विल बी द एंगल? इसके लिए थीटा कितना हो जाता है? ये पोजीशन वेक्टर अभी यहाँ था तो 0 एंगल था, यहाँ आया तो थीटा एंगल बनाया, और ऐसे चला जाएगा तो कितना बनाएगा? 90। सो दिस इज 90, यहाँ 90 पुट कीजिए, cos 90 इज 0, खत्म। ये पोर्शन ही खत्म हो गया। रूट के अंदर 1 बस बचा, वो तो 1 ही है, खत्म हो गया। तो 1/4πε0 p/r³, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला। तो ये दोनों को जज करता है, दोनों को फुलफिल करता है। दैट्स वाई दिस रिलेशन इज नोन एज जनरल रिलेशन। ठीक है जी। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पोजीशन। तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बनने वाले सारे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर लिए। डाइपोल के आपका एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर और जनरल पोजीशन पर। इसमें से एक आध क्वेश्चन डेरिवेशन का आपका आता है पेपर में। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। ये पहला पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट डाइपोल का हम ये डिस्कस करेंगे कि एक डाइपोल को किसी और के बनाए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वो कैसे बिहेव करने लगता है, उस पर टॉर्क लगने लगता है, व्हाट विल बी इट्स नेट फोर्स, व्हाट विल बी इट्स टॉर्क, क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर दैट इसको आप नोट कर लें।